जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। कहानी आप लोगों के लिए, आज की कहानी का नाम है वृक्ष गंधा। ये कहानी जो है वो लिखी है रजनी शर्मा जी ने। रजनी शर्मा बस्तरिया जी ने। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रजनी शर्मा जी लिखती हैं, गायों के रंभाने की आवाज़ आने लगी। दूर से धूल की उड़ती गुबार में गोधूली बेला का शंखनाद कर ही दिया। गायों के गले में बंधे लकड़ी के डब्बे में लगी घंटी मानो उनके कदमों में जुगलबंदी कर रही है। कृष्णा ने गायों को भीतर कोठार यानी कोठार में बांधा और चल पड़ी टपरे की ओर। चारों ओर लकड़ियां बिखरी थीं। गट्ठा, चिनार, जलाओ, बत्ता, चिल्फा, बूरा, चूरा और ना जाने क्या क्या। जिनके यहाँ चिरान यानी लकड़ी काटने की सुविधा थी, वे गट्ठर ले लेते थे। चीरी यानी चीरा लगाई हुई लकड़ी। चीरी एक खास वर्ग की जरूरत होती थी। पतली पट्टियों को फारे की शक्ल में कोई ले जाना चाह रहा था कि लकड़ियों के बारीक टुकड़े को तुलवाने के लिए व्याकुल था। कृष्णा को तो पेंसिल छीलने पर निकले छिलके सी पतली लकड़ियों का छिलका चाहिए था। खुले आंगन में लकड़ी के चौकोन पलटे पर बने तराजू में लकड़ी बेचैया बड़ा सा वजन रखता और जमीन पर लकड़ियों की विविध किस्म को पटकता जाता। कृष्णा का मन तो जाने कहाँ भटकता रहता था। लेखिका आगे लिखती हैं, कभी नदी के पार में महादेव घाट पर वृक्ष में टंगी लाल पोटली को ध्यान से देखा करती थी। 16 साल की कृष्णा को जीवन मरण की समझ नहीं थी। वो मन ही मन सोचा करती थी, इस वीराने में इन पोटलियों को कोई क्यों नहीं चुराता। उसे तो बाद में समझ में आया कि कीमत तो जीवित हाड़ मांस की होती है। टन के तंबूरे से निकली इन अस्थियों को सिर्फ और सिर्फ वृक्ष ही यथेष्ट सम्मान दे सकते हैं। आम के पेड़ की शादी भी उसने देखी थी। अम्मा कहती थी कि आम का फल उसकी शादी के बाद ही खाना चाहिए। सब जीवित गुण होने के बाद भी इन वृक्षों को जब काटा जाता होगा तो कितनी पीड़ा होती होगी। कृष्णा गायों की रंभाने की आवाज़ सुनकर दौड़ पड़ती अपने घर। बूरा सिगड़ी में भर, बुरादा, लकड़ी का बुरादा सिगड़ी में भर, चित्तौड़गढ़ के किले जैसी जब वह सिगड़ी के नीचे से ऐठे हुए कागज से आग जलाती तो उसके बाद सिगड़ी की आग देगची यानी छोटा सा बर्तन जिसमें खाना बनता है। देगची की भात छप्पर से निकलती धुएं की लकीरों की जुगलबंदी देखने लायक होती थी। भात की खुशबू से पड़ोस भी गमक जाया करते थे। आगे लेखिका लिखती हैं, आज सुबह से मोहल्ले में चहल पहल थी। नुआ बायले यानी नई बहू गांव आई थी। मंदिर के पास के बरगद जो पूरे गांव के बाबा स्वरूप थे, उन्हीं की छाँव में बैठकर नई बहू को बिठाया गया। उन्हीं की छाँव में बरगद की सैकड़ों जड़ों ने आज हाथ बनकर आशीष न्यौछावर करने की ठान ली थी। बरगद की पहले पूजा हुई, फिर गाजे बाजे के साथ दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। पीपल भी भला कब पीछे रहने वाला था।
वह भी साथ हो लिया। सांझ हुई नहीं, हाँ सांझ हुई नहीं कि संध्या दीपक बराने यानी दीपक जलाने कोई आए, इसका इंतज़ार तो पीपल को भी रहता था। कृष्णा को गांव के पास के जंगल जाकर गिरी सूखी लकड़ियां बटोरने में ही मन लगता था। सूखे पत्तों को बुहार कर गट्ठे में बांधना और लाना उसकी और उसकी सखियों का रोज का काम था। उसे यही भला जान पड़ता था, भला कोई जीवित वृक्ष हाड़ मास यानी शाखाओं टहनियों की चिता जलाता है। ये वृक्ष तो बिना मांगे ही सैकड़ों पत्ते खुशी खुशी उलीच देते हैं यानी दे देते हैं। कृष्णा जंगल के आगे भीतर तक जाती, जहाँ महुआ के वृक्ष उसके आने की खुशी में गम का करते यानी खुशी मनाते। गांव अब शहरिया होने को मचल रहे थे, साथ ही संदिग्ध लोगों की उपस्थिति भी उस गांव में बढ़ती जा रही थी। बारिश में फुहारों के साथ पत्तों की तातहिया तो पुरवाई चलने पर पत्तों की और हवा की शहनाई गूंजती थी जंगलों में। इन सब से कृष्णा का पोर पोर परिचित था। कौन सा वृक्ष उदास है, किस वृक्ष की अनबन किसके साथ हुई, इस वृक्ष ने ननिहाल बावरियों को पनाह देने से मना किया है, ये सब हिसाब किताब कृष्णा को मुंह जुबान याद था। कृष्णा जब सांझ ढले टोकरियों में सूखे पत्ते लेकर घर जाती तो पूरा शरीर ही जंगल जंगल लगता। हाँ, वृक्षों की खुशबू से वह वृक्ष गंधा ही ज़्यादा लगती, कृष्णा कम। आज जब कृष्णा जंगल गई तो वृक्षों की संख्या उसे कम लगी। वह बूढ़ा सेमल, वह जवान मधुक, वह नन्हा सगोन, इनकी संख्या में लगातार कमी। आज तो कृष्णा बहुत चक्की रह गई, हतप्रभ थी। आज तो कृष्णा हतप्रभ थी। कदमों की आवाज़ जो संख्या में ज़्यादा थी, उनकी आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कृष्णा का मन आशंका से धड़क उठा, साथ ही गाड़ियों की अस्पष्ट आवाज़ आ रही थी। कृष्णा मन ही मन सोचती थी कि मानव शरीर तो वृक्ष के जैसा ही होता है। ज़मीन से संस्कारों को सोख नस नस में प्रवाहित विकास रुधिर से आरक्त होता है। नई जगह में लगाए जाने पर कुछ क्षण तो उदास रहती हैं, पर जब वसुधा अपनी छाती पर पनाह देती है, खुशी से पल्लवित होकर आसपास को सुगंधित कर जाती है। सांझ घेर आई थी, कृष्णा को जल्द ही घर पहुंचना था। वह अनमने ढंग से पलटी और आधे रास्ते में ही थी कि कुछ लपट से उठती दिखी। कृष्णा दौड़ी वापस जंगल की ओर। अरे यह क्या? आग की लपटें उठती जा रही थी। कृष्णा बदहवास। अभी तो यहाँ छोटी सी चिंगारी भी नहीं थी। अचानक अपरिचितों के बीच कृष्णा ने खुद को घेरा पाया। अरे ये तुम लोगों ने आग लगाई? ठहरो, अभी सबको बुला लाती हूँ। पर कृष्णा के इस उद्घोष के बाद, कृष्णा के इस कहने के बाद उस अजीब सी हंसी के घेरे ने कृष्णा को घेर लिया। कृष्णा कभी इस वृक्ष को सहलाती, कभी उसको, कभी सुलगते वृक्षों को देखकर रो पड़ती। यह क्या हो रहा है? यह क्या? एक हो तो कुछ कर पाए। यहाँ तो आग फैल चुकी थी। मानो वृक्षों ने आज साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली कस्में बड़ी बेबसी और बड़े अवसादित होकर खा ली थी। वृक्षों के पत्ते टहनियों के साथ झुलसकर मांस के लोथड़ों से
गिरने लगे थे। पूरे जंगल में वृक्षों के जलने की बास थी। सुबह पूरे जंगल खाक हो चुके थे। मानुष गंध भी उस जंगल में घुली थी। मानुष गंध कहाँ, वहाँ तो वृक्ष गंध ही थी जिसने अपने आप को स्वाहा किया वृक्षों के साथ। जंगल जंगल काया में वृक्ष की बास, वृक्षों की असंख्य रोम छिद्रों से कृष्णा की त्वचा, छाल उतरने पर निकला रिसाव बस कृष्णा की आंखों से बह रहा था। इन जंगलों के वृक्षों में ही उसका अस्तित्व था। कई दिन बीत गए। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक पेड़ है जिससे मनुष्य गंध आती है। उसका नाम है वृक्ष गंधा। वह आज भी इस जंगल में नई कोपलों का इंतजार करती है, जंगल की अकेली रखवाली करती है। मृत कृष्णा का अस्तित्व इन जंगलों के वृक्षों में ही था। वह वृक्ष गंधा बन चुकी थी, चुपचाप निशब्द। धन्यवाद। रजनी शर्मा, बस्तरिया।